नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक और वीडियो के साथ एक और पॉलिटिकल साइंस के विचारक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और यह विचारक हैं जीन जैक्स रूसो। समझौतावादी विचारक हमारे सिलेबस में 3 हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। आज हम बात करेंगे रूसो की। इससे पहले हम हॉब्स की बात कर चुके हैं और लॉक की बात कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वह मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। साथ ही जो नए आए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए शुरू करते हैं जीन जैक्स रूसो। सबसे पहले शुरू करते हैं उनके इस कोटेशन के साथ। रूसो कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। आखिर रूसो ने ऐसा क्यों कहा है इसको भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं रूसो की प्राकृतिक अवस्था के साथ। तो रूसो की प्राकृतिक अवस्था हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से बिल्कुल भिन्न प्रकार की अवस्था है। हॉब्स ने जहां एक युद्ध की अवस्था का चित्रण किया था, जहां सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध था, वहीं रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, शांतिपूर्ण अवस्था थी और व्यक्ति आराम से रहता था, कंदमूल खाता था, एक दूसरे का सहयोग करता था और एक सभ्य पशु की तरह जीवन व्यतीत करता था। एक पशु किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं? हालांकि कई पशु हिंसक भी होते हैं, लेकिन पशु के आगे सभ्य शब्द जोड़ दिया है रूसो ने। सभ्य पशु, तो सभ्य पशु तो सभ्यता के साथ रहेंगे। तो रूसो यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य एक सभ्य पशु की तरह व्यवहार करता था, एक दूसरे का सहयोग करता था, कंदमूल खाता था, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी भी प्रकार का नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब प्राकृतिक अवस्था इतनी ही अच्छी थी तो फिर समझौते की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है। अब समझौते की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मनुष्य को एक चीज जो भगवान ने दी है वह है विवेक, बुद्धि, जो अन्य किसी भी प्रजाति से ह्यूमंस में ज्यादा है, मनुष्य में ज्यादा है। तो मनुष्य इसी बुद्धि और विवेक के बल पर इस स्वार्थी दुनिया में प्रवेश करता है और इस भ्रष्टाचार से युक्त दुनिया में प्रवेश करता है। यह रूसो का कहना है, हमारा कहना नहीं है, रूसो का कहना है। देखिए, जब भी हम किसी थिंकर को पढ़ते हैं तो हमें उसी थिंकर के चश्मे को लगाना होता है ताकि हम उस दृष्टिकोण से दुनिया को देख सकें जिस दृष्टिकोण से वह थिंकर उस दुनिया को देख रहा है। सवाल उठना लाजमी है कि हम उस दृष्टिकोण से दुनिया को क्यों देखें। हमारा अपना भी तो दृष्टिकोण है, बिल्कुल है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बाद में काम करेगा। पहले हमें उस दृष्टिकोण से देखना है। किसी भी थिंकर को जज हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमें उस दृष्टिकोण से देखना है जिस दृष्टिकोण से रूसो ने हमें दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद हम अपने विचारों को यहां पर ला सकते हैं। सबसे पहले रूसो के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। रूसो कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में एक भूमि के टुकड़े के चारों ओर बाड़ लगा लेता है। अब बाढ़ लगाकर बाकी के भोले भाले व्यक्तियों से, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में तो सारे व्यक्ति भोले भाले थे, प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें सारे व्यक्ति भोले भाले थे, तो भोले भाले व्यक्तियों से कहता है कि यह जमीन मेरी है, यह जमीन का जो टुकड़ा है जिसके चारों ओर बाढ़ लगाई है वह उसका है। अब भोले वाले व्यक्ति कहते हैं भैया तेरा है, तेरा है, कह दिया तेरा है। आज की दुनिया में अगर आप कहोगे किसी भी जमीन के चारों ओर बाउंड्री करके कह के देखो कि ये जमीन मेरी है, फिर पता लग जाएगा आपको, क्योंकि आज भोले वाले नहीं है, प्राकृतिक अवस्था में भोले वाले थे। तो रूसो की अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों ने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लिया और वैधता दे दी कि ठीक है ये जमीन का टुकड़ा तेरा है, तू रख ले। अब वहां से उत्पन्न हो जाती है निजी संपत्ति का विचार। अब निजी संपत्ति का विचार जब उत्पन्न हो जाता है, उसी व्यक्ति की देखा देख और व्यक्तियों भी अपना विवेक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लग जाते हैं वो एक होड़ में, जहां संपत्ति को इकट्ठा करने की एक होड़ शुरू हो जाती है। आज क्या हो रहा है? यही तो होड़ है, यही चल रहा है। कोई एक प्लॉट खरीदेगा, उसे देखा देखी कोई 2 प्लॉट खरीदेगा, उसे देखा देखी कोई 3 प्लॉट खरीदेगा और उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है, जैसे भी करना पड़ता है, सब करते हैं। यहीं से भ्रष्टाचार की भी शुरुआत होती है, यहीं से व्यक्ति के मानवीयता का एक निकृष्टतम रूप भी सामने आ जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक बात मुझे बहुत अच्छी महात्मा गांधी की याद आती है कि इस प्रकृति के पास उतने संसाधन हैं कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति अगर लालची हो जाता है तो उसकी पूर्ति यह पूरे संसाधन या पूरी प्रकृति के संसाधन भी मिलकर नहीं कर सकती। वही बात यहाँ पे भी याद आ जाती है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आज हम रूसो की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की बात जब महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, गांधी जी को पढ़ेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे तब करेंगे।
तो रूसो कहते हैं कि वहां से निजी संपत्ति का विचार आता है, निजी संपत्ति के विचार आने से ही व्यक्ति का चरित्र एक निकृष्टतम रूप में पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर रूसो का एक विचार अगर देखें तो रूसो कहते हैं कि व्यक्ति का जो विवेक है जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे व्यक्ति विवेकशील होता है, व्यक्ति अपने एक्चुअल जो फॉर्म है उसको खोने लग जाता है। जो प्राकृतिक अवस्था में जो एक निस्वार्थ, एक नोबल सैवेज, एक सभ्य पशु की जो उसकी प्रकृति थी, जो रूसो ने चित्रित की थी, वह उससे दूर होता चला जाता है। और इसीलिए बैक टू द नेचर का जो नारा है वह रूसो द्वारा दिया गया है। अब कॉन्फ्लिक्ट तो उत्पन्न हो गए क्योंकि निजी संपत्ति आ गई। अब कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए क्या करें? जो समझौतावादी विचारक करते हैं, हमें करना है समझौता। अब समझौता करके रूसो ने बनाया क्या है? रूसो ने एक संप्रभु बनाया है और इस संप्रभु का नाम है जर्नल विल, सामान्य इच्छा। अब सामान्य इच्छा क्या है? चलिए, सामान्य इच्छा को समझने से पहले हम ये एक बात और समझ लेते हैं कि सामान्य इच्छा को हॉब्स का कटा हुआ, मतलब हॉब्स के लेवियाथन का कटा हुआ, जैसे लेवियाथन के बारे में ये कहा गया है कि लेवियाथन बहुत निरंकुश था, उसने एक निरंकुश सत्ता को स्थापित किया था हॉब्स ने लेवियाथन के रूप में, और सर कटा लेवियाथन नाम दिया गया है रूसो की सामान्य इच्छा को। क्यों रूसो की सामान्य इच्छा को सर कटा लेवियाथन नाम क्यों दिया गया है? मतलब है तो लेवियाथन के गुण तो वैसे ही हैं, जैसे गुण लेवियाथन में थे वैसे ही गुण सामान्य इच्छा में भी हैं, बस पहचान नहीं है। सर क्या है? सर हमारी पहचान ही तो होती है। किसी व्यक्ति के सर को उसके धड़ से अलग कर दें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये बॉडी किसकी है। ऑब्वियसली सर से ही पहचान होती है। तो सर क्या है? पहचान है। तो लेवियाथन का सर हटा दो, बाकी के जो मूल जो भावना है वह लेवियाथन वाली ही है सामान्य इच्छा में, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब ये है कि सामान्य इच्छा भी निरंकुश है, सामान्य इच्छा भी एक सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति रखती है, सामान्य इच्छा भी एक बाध्यकारी प्रभाव रखती है। सामान्य इच्छा जिसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसकी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यह कहने का प्रयास इस सेंटेंस से किया गया है कि हॉब्स का सर कटा लेवियाथन ही सामान्य इच्छा है। यह स्टेटमेंट यह दर्शाता है कि सामान्य इच्छा निरंकुश है, बाध्यकारी है, सर्वोच्च है, और उसकी इच्छा का सबको बाध्यकारी रूप से पालन करना होगा। जो नहीं करेगा दंड का भागी होगा। तो रूसो की सामान्य इच्छा आखिर ऐसी कौन सी इच्छा है जो इतनी निरंकुश हो गई? चलिए इसको समझते हैं कि सामान्य इच्छा का कंसेप्ट क्या है। रूसो कहते हैं कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक होती है एक्चुअल विल और दूसरी होती है रियल विल। अब ये दो प्रकार की इच्छाओं का कंसेप्ट क्या है? दो प्रकार की इच्छाओं का कंसेप्ट ये है कि जो एक्चुअल विल है वो व्यक्तिगत स्तर पर होती है, जहां हम अपने निजी स्वार्थ को केंद्र में रखकर निर्णय लेते हैं, और जो रियल विल होती है अपनी, उस रियल विल के अंतर्गत हम एक समाज के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एक सोसाइटी को केंद्र में रखते हैं, एक नागरिक की हैसियत से सोचते हैं, तो वहां हम समाज के पर्सपेक्टिव से निर्णय लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ये व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू से और समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे निर्णय अलग अलग कैसे हो सकते हैं, हम तो एक ही तरह से निर्णय लेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप समानता के विचार के बारे में क्या जानते हैं? आपकी राय क्या है समानता के विचार के बारे में? क्या समानता अच्छी है? तो इसमें आपके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। समाज के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, समाज के पर्सपेक्टिव से आप कहेंगे कि समानता का विचार बहुत अच्छा है, आना चाहिए, समाज में समानता होनी ही होनी चाहिए, अमीरी और गरीबी की खाई मिटनी ही चाहिए, किसी में भी ऐसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, आर्थिक समानता तो सबके पास होनी चाहिए आखिर। अब चलिए व्यक्तिगत स्तर पे आ जाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे आते ही हम आपको बना देते हैं एक IAS अधिकारी। बन गए IAS अधिकारी तो आप बन गए, लेकिन अब आपसे कहा जाएगा कि आपके जहां पर आपकी पोस्टिंग है, जिस कलेक्ट्रेट में जो कार्यालय होता है कलेक्टर का, वहां पर जहां पर आपकी पोस्टिंग है वहां के सहायक कर्मचारी का वेतन भी उतना ही होगा जितना आपका होगा, या आपका वेतन उतना ही होगा जितना एक सहायक कर्मचारी का होगा, क्योंकि हमें आर्थिक समानता को कम करना है और समानता के विचार को लेके आना है। आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना अपना परिश्रम किया है, इतनी योग्यता इकट्ठी की है, मैं एक 4th क्लास का वेतन क्यों लूंगा? और इतने मेहनत करने का मेरा फायदा क्या होगा अगर एक 4th क्लास को मेरे बराबर सैलरी दी जाएगी? अब आपका समानता का विचार कहां गया? अब आप पर्सपेक्टिव आपका पर्सनल है, आपका इंडिविजुअल जो एक व्यक्तिगत है आपका यहाँ पर पर्सपेक्टिव।
अब आप कहेंगे कि नहीं, योग्यता आधारित वितरण होना चाहिए। दोनों पर्सपेक्टिव अलग हो गई। समाज के लेवल पर आपने कहा समानता आनी चाहिए, समानता का जो एक अमीरी गरीब का जो खाई है उसको कम होना चाहिए। यही कारण है कि जो टैक्सेशन होता है, जैसे जैसे टैक्स की दरें कम होती हैं, ज्यादा होती हैं, तो व्यक्ति हमेशा चाहता है कि टैक्स की दरें कम हो, टैक्स की दरें बढ़ाई ना जाए। जबकि आप जानते हैं कि आपका टैक्स का जो पैसा आप देते हैं वह जन कल्याण के लिए लगता है, गरीबों को पेंशन में जाता है, गरीबों को, एक निःशक्त जनों को, जो गरीब गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। गवर्नमेंट इनको पैसा कहां से देती है? आप जो टैक्स के रूप में जो पे करते हैं उन्हीं पैसे से ही तो इनको पेंशन दी जाती है। जो महीने के 1500, 2000, जो 1000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, वह कहां से आता है? ये पैसा आप जो टैक्स पे करते हैं उन्हीं से इनको पैसा मिलता है। लेकिन आप हमेशा इसी जुगत में रहते हैं कि ये टैक्सेशन की दरें कम की जाएं, हमें कम से कम टैक्स देना पड़े, ज्यादा से ज्यादा हम टैक्स से बच सकें। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो आगे से जाकर कहता है कि मेरा टैक्स काट लीजिए? नहीं कहता, क्योंकि वहां पर आप व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो समाज के पर्सपेक्टिव से आपने समानता के विचार को भले ही मान लिया हो, लेकिन व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव से आप समानता के विचार को नहीं मानते। वहां आप कोशिश करते हैं कि मेरे निजी हित, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जितना ज्यादा कंप्लीट हो सके, जितना ज्यादा मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कार्य कर सकूं करूं। तो यह जहां आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट लगाएंगे वह आपकी एक्चुअल विल है। जहां आप समाज के बारे में सोचेंगे, समाज को पर्सपेक्टिव में रखकर विचार करेंगे, वह आपका रियल विल है। अब रूसो पे आ जाते हैं। अब रूसो कहते हैं कि इस एक्चुअल विल को तो साइड लाइन कर दो, क्योंकि वहां पर है आपका सेल्फ इंटरेस्ट ऑब्वियसली। अब बात कर लेते हैं रियल विल की। अब एक्चुअल विल को तो हटा दिया है साइड में रूसो ने, अब बात कर लेते हैं रियल विल की। तो जो भी रियल विल है और सभी व्यक्तियों की जो जो रियल विल है, उस रियल विल को हम जोड़ेंगे आपस में और बना देंगे एक जर्नल विल। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर जो जर्नल विल है वह किसका योग है? अब ऑप्शंस में ऐसा दिया जाता है एक्चुअल विल का योग है, रियल विल का योग है, या दोनों का योग है, या फिर किसी का भी योग नहीं है। तो आप कहेंगे कि व्यक्ति के रियल विल का योग है जनरल विल। कई बार पूछा गया है, घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल देके भी पूछा जा सकता है, जैसे भी आपको हो मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस पर गंभीरता से सोचना है, विचार करना है, बुक से इसको पढ़ना है, आ जाएगा समझ में। आई होप आपको आ गया होगा। दोबारा दोहरा देता हूं, 3 विल, एक्चुअल विल जहां आप पर्सनल इश्यू में जाएंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे, रियल विल जहां आप समाज के बारे में सोचेंगे, समाज को केंद्र में रखेंगे, एक नागरिक के रूप में सोचेंगे, और इन रियल विल से मिलकर बन जाएगी जनरल विल। तो सभी रियल विल्स का जोड़ हो जाएगा आपका जनरल विल। सिंपल सा है, 3 विल है, ठीक है। तो यह हो गई अपनी जनरल विल। अब जनरल विल इतनी अच्छी होगी क्योंकि सभी के एक समाज को पर्सपेक्टिव में रखकर कुछ विचारधारा बनाई गई है, कुछ विचारों का एक संगम बनाया गया है, जहां सबके एक समाज को पर्सपेक्टिव में विचारों का एक संग्रह ही तो है सामान्य इच्छा। फिर कई थिंकरों ने ऐसा क्यों कहा है कि यह रियल विल सर्वाधिकारवाद को पनपा देगी, टोटलिटेरियन ले आएगी, डिक्टेटर्स को पनपाएगी, डिक्टेटर्स को जो हुए उनको जन्म देगी, हिटलर और मुसोलिनी जैसे पैदा हो जाएंगे। ऐसा क्यों कहा है विचारकों ने? भाई सबकी अच्छी, जो एक समाज के पर्सपेक्टिव में समाज की भलाई के लिए जो विल सोचता है, जो व्यक्ति सोचता है, उनका योग है जनरल विल। फिर ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। तो कई विचारक ये कहते हैं, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए हिटलर है, सर्वाधिकारवादी है, डिक्टेटर है, जर्मनी में क्या किया आपको अच्छे से पता है। हिटलर कहता है कि कोई भी व्यक्ति अलग पार्टी नहीं बनाएगा। पार्टी क्या होती है? एक विचारधारा। अगर हिटलर की पार्टी की विचारधारा से अलग विचारधारा को रखने वाले व्यक्तियों का समूह बन जाए और वो अपनी एक पार्टी खड़ी कर दे तो ये अलग पार्टी हो जाएगी। लेकिन हिटलर कहता है कि नहीं, कोई व्यक्ति अलग पार्टी नहीं बनाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। हिटलर कहता है सिर्फ एक पार्टी रहेगी जो मेरी है। क्यों? क्योंकि वह हिटलर ने अपनी पार्टी की विचारधारा को सब व्यक्तियों की जर्नल विल के रूप में स्थापित कर दिया है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में हिटलर एक मैसेज स्प्रेड करता है, और वह मैसेज यह है कि मेरी पार्टी की जो विचारधारा है वह सभी जर्मनी के नागरिकों की इच्छा है, और यही इच्छा है, और मैं उस इच्छा को पूरा कर रहा हूं, मेरी पार्टी पूरा कर रही है, आप इसे मान्यता दीजिए। लोग इसको मान्यता दे देते हैं। अब कोई एक व्यक्ति उठता है और एक कहता है कि मैं इस विचारधारा को नहीं मानता, मेरी विचारधारा तो ऐसी है, आपसे डिफरेंट है, और हिटलर उसको खत्म करवा देता है।
उस विचारधारा को वहीं दबा देता है। कहता है कि, और बाकी के व्यक्तियों से क्या कहेगा कि यह व्यक्ति जिसको मैंने खत्म करवाया है, इस व्यक्ति के आंखों पर एक पर्दा है और यह अपने शुभ को, अपने अच्छे को, अपनी भलाई को नहीं देख पा रहा है ऑब्वियसली, इसलिए यह अब इस सामान्य इच्छा को नहीं मानता है। सामान्य इच्छा के रूप में जो विचारधारा हिटलर स्प्रेड कर रहा है, उस विचारधारा को वह व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि वह अज्ञानता के एक अंधकार, एक पर्दे में है। एक अज्ञानता का पर्दा भी कह सकते हैं कि जैसा अज्ञानता का पर्दा हालांकि जॉन रॉल्स का विचार है, लेकिन यूज कर सकते हैं, यूज करने में क्या जा रहा है। एक ऐसा पर्दा है जिससे व्यक्ति नहीं देख पा रहा है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बाकी जो विचारधारा है वह सबकी सामान्य इच्छा है। अब ऐसी विचारधारा बस स्प्रेड करनी है और लोग उस पर यकीन करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति सभी की इच्छाएं जानने तो बैठेगा नहीं कि सभी की इच्छाएं क्या है। अब जो हिटलर कह देगा, जो एक मैसेज फैला देगा, वो मानना पड़ेगा। आप खुद को रख लीजिए ना। अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा है और यह विचारधारा ही सब पूरे इंडिया के लोगों की विचारधारा है, न्यूज में चला दीजिए, सारे सोशल नेटवर्क साइट्स पे चला दीजिए। यही तो होता है व्यक्ति की माइंड की साइकोलॉजी से खेलना। आपको कोई भी एक विचारधारा को अगर सब जगह दिखाया जाएगा, सब जगह सुनाया जाएगा और सभी की इच्छा के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, आपको उस पर यकीन करना होगा और आप करेंगे भी। होता भी ऐसे ही है। तो इस तरह से व्यक्ति की ये जो सामान्य इच्छा का जो कंसेप्ट है रूसो का, इसका मिसयूज हो सकता है, इसका मिसयूज किया जा सकता है, ऐसा विचारकों ने कहा था। बहुत सारे विचारकों ने कहा था कि रूसो सर्वाधिकारवाद का पिता है, रूसो डिक्टेटरशिप को लेके आएगा, इसका सामान्य जो इच्छा का विचार है यह डिक्टेटर्स को पैदा कर सकता है। हमने देखा ना अभी कैसे कर सकता है, क्योंकि रूसो ने कहा था कि जो व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र नहीं होना चाहता, उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। अब बाध्य किया जाएगा, बाध्य किए जाने का मतलब क्या है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को नहीं पहचानता कि उसकी स्वतंत्रता आखिर है किस चीज में, तो उसे बाध्य किया जाएगा, जबरदस्ती उसे सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। एक और एग्जांपल लें, अगर आपको समझ में नहीं आया हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह किसी पुल पर चढ़ रहा है। अब जब हम पुल पर चढ़ते हैं तो पुल से उतरने वाला सिरा हमें दिखाई नहीं देता। मान लीजिए पुल टूटा हुआ है आगे से, तो पुल जब व्यक्ति को चढ़ने से हम रोक देते हैं, कहते हैं कि आगे पुल टूटा हुआ है। अब व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, पुल कैसे टूटा हुआ है, मुझे तो जाना है, पुल बिल्कुल सही होगा, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं करता, तो उसे जबरदस्ती रोका जाएगा, फोर्सली स्टॉप किया जाएगा, क्योंकि उसकी भलाई किसमें है, पुल से नीचे, पुल के ऊपर नहीं जाने में, क्योंकि वहां से जाकर वो गिर जाएगा। तो यही रूसो कहते हैं। रूसो का समझाने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही था, लेकिन इसका गलत एक मतलब निकाला जा सकता है, इसका मिसयूज किया जा सकता है। मान लीजिए आगे कोई पुल भले ही ना टूटा हुआ हो, लेकिन और कोई ऐसा गुप्त और गोपनीय कार्य चल रहा हो, फिर भी आपको पुल टूटा हुआ कहकर आपको रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। तो मिसयूज हो गया ना, दो कंडीशन हो गई, पुल टूटा हुआ है तब आपको रोका गया है, फिर तो ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है। लेकिन पुल भले ही नहीं टूटा हुआ, लेकिन आपको पुल टूटा हुआ बोलकर अलग चीजों से आपको बचाने के लिए आपको रोक दिया जाता है, मिसयूज हो गया। उसी नियम का मिसयूज किया जा सकता है, होता भी है। इसीलिए सामान्य इच्छा को डिस्क्राइब करना इजी नहीं है। सामान्य इच्छा का मिसयूज किया जा सकता है। इतने सारे लोगों की जर्नल विल्स को इकट्ठा करना, सबकी सामान्य इच्छा को, एक रियल विल को, सबकी रियल विल को जानना और जनरल विल बनाना, यह भी अपने आप में एक काल्पनिक लगता है। इसलिए सामान्य इच्छा के विचार की आलोचना भी हुई है, लेकिन रूसो के इस विचार की सिर्फ आलोचना ही नहीं, अगर सही वे में इसको इंप्लीमेंट किया जाए तो इसका एक अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, लेकिन सही वे में जाने की संभावना बहुत कम है, यह कह सकते हैं। ये अपने पर्सनल व्यू हैं, सबके अपने अपने पर्सनल व्यू हो सकते हैं। मेरा तो यही मानना है, आपका अगर जो भी मानना है आप कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र हैं, लिख सकते हैं। मेरा तो बस यही मानना था। दूसरी बात, रूसो कहते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे, जनेवा में शायद, तो जनेवा में पैदा हुए थे, स्विट्जरलैंड में है जनेवा। रूसो कहते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन करते थे रूसो, और प्रतिनिध्यात्मक जो लोकतंत्र है उसकी आलोचना करते थे। और स्विट्जरलैंड में कहीं ना कहीं आज देखी भी जाती है सबसे ज्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज अगर देखा जाए उदाहरणों में, तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज स्विट्जरलैंड में ही देखी जाती है। तो आई होप जो रूसो का ये लेक्चर है, सामान्य इच्छा का कंसेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है,
लेकिन एग्जाम्पल्स लेने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। सब्सक्राइबर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमारा भी मन करता है कि और आपके लिए कुछ नया किया जाए, कुछ नया लाया जाए। मोटिवेट ह्यूमन है, ह्यूमन का बिहेवियर है, मोटिवेशन चाहिए हर कार्य के लिए। आई होप आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।